जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम सीएचओ के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि सीएचओ के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे-धीरे। जैसे कि आप सभी को पता है कि शायद 3 या 4 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है और नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। तो इस साल आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। और बहुत सारी एग्ज़ाम्स भी इसके अंदर होने वाली है। जैसे कि एएसआईसी की बात करें तो इसी साल के अंदर वो एग्ज़ाम हो जाएगी और हम बात करें डीएसएसबी की तो इसी साल के अंदर वो भी फॉर्म निकल जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम ओबीजी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। तो ओबीजी के बारे में जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, वो क्या देखा था? हमने फर्टिलाइज़ेशन के बारे में बात करी थी कि फर्टिलाइज़ेशन क्या था? देखा था, नहीं देखा था? मैंने आपको बताया था कि सर स्पर्म प्लस ओवा मिलकर क्या बनाते हैं? कि सर स्पर्म प्लस ओवा मिलकर क्या बनाते थे? कि सर आपने बताया था कि ज़ायगोट बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों? कि सर ज़ायगोट बनाते थे। ज़ायगोट जो थी वो डबल लेयर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर थी। कैसी थी बच्चों? कि भैया सिंगल लेयर स्ट्रक्चर थी, सिंगल लेयर सेल थी, कह सकते हैं। क्या थी बच्चों? कि सर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर थी। उसके बाद सर आपने बताया कि जब क्या होता है ज़ायगोट का और विभाजन होता है, तो क्या काम करती है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर बना देती है। डबल लेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? ये कौन-सी है? कि सर डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इसका नाम हमने दिया था कि सर नाम दिया था ब्लास्टोमियर। क्या था? ब्लास्टोमियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन-सी स्ट्रक्चर है फर्टिलाइज़ेशन के अंदर जो डबल लेयर की स्ट्रक्चर होती है, 2 सेल की स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। कन्फ्यूज़ होने की बात बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पे। क्लियर कट बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ये 2 सेल 4 सेल में डिवाइड होती थी, 4 से 8 में होती थी और 8 से 16 सेल के अंदर डिवाइड होती थी या नहीं होती? अब 16 सेल वाली जो स्ट्रक्चर थी, हमने उसको क्या नाम दिया कि इसके अंदर 16 सेल्स पाई जाती हैं सर, कि इसको हमने नाम दिया मॉड्यूला। दिया नहीं दिया बच्चों? कि सर मॉड्यूला आपने बता दिया, लेकिन जो मॉड्यूला होता है, ये डे 3 या 4th पे मन में बात करी थी। डे फर्टिलाइज़ेशन के 3 या 4 दिन के बाद हमने क्या बात करी थी कि सर इसकी बात होती है मोरुला की। आगे बात समझ में, है ना? और हमने क्या बात करी थी कि सर ये जो मोरुला होता है वो क्या काम करता है डे 5 पे ये एंट्री करता है किसमें? एंट्री करता है इनटू यूटेराइन कैविटी के अंदर कि सर यूटेराइन कैविटी के अंदर इसने एंट्री करी और एंट्री के बाद क्या काम करा इसने? एंट्री के बाद इसके अंदर क्या भरता है? पानी भरने लगता है। जब ये मोरुला के अंदर पानी भरने लगता है उसको कहते हैं हम सिस्ट। उसको कहते हैं हम सिस्ट। किसी भी सेल के अंदर पानी भरा हुआ होता है उसको कहते हैं सिस्ट। और यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया हमने कि सर ब्लास्टोसिस्ट बताया आपने। क्या बताया? कि सर इसका नाम दे दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब मैंने आपको कल बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में कितनी चीज़ें बताई थी कि सर एक तो होता है आउटर सेल मास होता है और एक होता है इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास जो होता है वो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाता है और किसको बनाता है सर फीटस को बनाता है या नहीं बनाता? मैंने कल की क्लास में ये सब चीज़ें डिटेल में आपको बताई थी या नहीं बताई थी? तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात करेंगे कि आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का आगे जाके क्या देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, ये तो हमारा कल का टॉपिक था कि कल के बारे में हमने क्या-क्या डिटेल में डिस्कस किया था। आज आप हेडिंग डालेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट कि सर ब्लास्टोसिस्ट का क्या देखने को मिलता है, कि सर ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा? उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो हमने यहाँ पे बात करी कि सर ब्लास्टोसिस्ट का आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि सर ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है। आपको पेन दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा? चलो 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। ये पेन आपको दिखाई दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर। ग्रीन पेन आपको दिखाई देता है ना? सर दिखाई देता है, बहुत बढ़िया, चलेंगे।
हमने जो बात करी सर ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का आगे जाके क्या होता है। देखो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सर ये 2 चीज़ों के अंदर जाके डिवाइड होता है, कि सर 2 चीज़ों के अंदर जाके डिवाइड होता है। अब पहला होता है कि एक तो होता है सर आउटर सेल मास, एक होता है सर आउटर सेल मास, एक होता है इनर सेल मास। क्या होता है बच्चों? एक होता है आउटर सेल मास, एक होता है इनर सेल मास। अब जो आउटर सेल मास होता है उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। बताया था नहीं बताया कि सर इसको हमने क्या नाम दिया? सर इसको हमने ट्रोफोब्लास्ट नाम दे दिया। कि सर आपने बताया था कि ट्रोफोब्लास्ट, इसको नाम तो दे दिया, लेकिन ये भी क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, एक होती है आउटर वाली और एक होती है इनर वाली। कि सर एक होती है इनर वाली और एक होती है आउटर वाली। और आउटर वाली जो क्या काम करती थी कि भैया सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनाती थी। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता था। अब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को हमने क्या नाम दे दिया सर? कि हमने नाम दिया इसको हार्मोनल फैक्ट्री, हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हार्मोनल फैक्ट्री किसे कहते हैं प्लेसेंटा की, तो आपको बता देना है कि सर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसको हार्मोनल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे आपको यहाँ तक की बात समझ में? बहुत बढ़िया। इनर सेल मास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इनर सेल मास होता है उसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको हमने कहा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और इसको कहा साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या काम करता है बच्चों? ये प्लेसेंटा का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं प्लेसेंटा का निर्माण करता है। वो हम बात करेंगे आगे की साइड की कैसे कैसे प्लेसेंटा यहाँ से डेवलप होता है ना। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, इसको हम कहते हैं लैंगन हैंस सेल। सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, यस सॉरी, साइटोट्रोफोब्लास्ट को आल्सो किस नाम से जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं कि लैंगन हेल्थ सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि लैंगन हेल्थ सेल क्या होती हैं और साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। आपको बता देना है, ठीक है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे कुछ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे मेसोडर्म का, एंडोडर्म का, एक्टोडर्म का निर्माण होता है। देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल है, आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले तो आपको ये समझना है कि डेसिडुआ की 3 लेयर्स हो जाती हैं। जो एंडोमेट्रियम होती है, कि सर एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि इंटरनल लेयर होती है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। एंडोमेट्रियम को जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के इन प्रेगनेंसी कॉल्ड क्या कहते हैं? कि सर इसको कहते हैं डेसिडुआ। कि सर ये तो आपने बता दिया कि डेसिडुआ कहते हैं, लेकिन डेसिडुआ की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? तो डेसिडुआ हैव 3 लेयर्स। 3 लेयर्स पाई जाती हैं इसके ऊपर। क्या पाई जाती हैं? 3 लेयर्स पाई जाती हैं। 3 लेयर कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहली हम बात करते हैं। सबसे अगर मैं पहली आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका, तो कैसे-कैसे डायग्राम बनाते हैं देखेंगे। ये हमारा क्या है बच्चों? कि ये हमारा क्या है? यूट्रस है। समझना है आपको ध्यान से कि ये हमारा यूट्रस है और यूट्रस के अंदर क्या होता है कि ये जो है हमारा, कि ये जो है हमारा वो क्या है? वो क्या है अंदर का? ये तो हमने क्या बनाया? पेल्विस बनाया हमने, यूट्रस को बना दिया। इंटरनल जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कि ये हमारा यूट्रस है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट होने की कोशिश जब करता है, तो ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट होता है तो 3 सारी कंडीशंस बनती हैं। 3 कंडीशंस बनती हैं। एक तो बनता है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट होता है ये 3 लेयर्स में बढ़ जाता है। जो हमारी डेसिडुआ होती है वो 3 लेयर्स में बढ़ जाती है। मैं आपको फिलहाल लेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेयर्स के बारे में आपको सबको समझना है कि इसके ऊपर तो एक कैप्सूल पाया जाता है, इसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ऐसे लिखेंगे, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। आगे बात समझ में कि इसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और
इस वाली जो इसमें बिलाई लाइक स्ट्रक्चर मिल रही हैं आपको देखने के, देखो ध्यान से देखेंगे, बिलाई लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही हैं। तो जो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती हैं, इसको कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, इसको कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, इसको कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। आगे बात समझ में कि हमने क्या कहा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहा, डेसिडुआ बेसिलिस कहा, और तीसरी वाली जो ये होती है, इसके जो कैप्सूल के बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं उसको कहते हैं डेसिडुआ डेसिडुआ पेरिटोलिस। क्या कहते हैं, पेरिटोलिस। आगे बात समझ में, इसको कहते हैं डेसिडुआ पेरिटोलिस। जो हमारी एक्सटर्नल की एयर, हम जो बात कर सकते हैं कि कैप्सूल की जो बाद में लेयर आती है उसको कहते हैं डेसिडुआ पेरिटोलिस। आगे बात समझ में आई या नहीं आई, आपको 3 लेयर्स के बारे में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे जैसे 3 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, पहली लेयर तो हमारी कौन सी थी कि बेसिलस थी अंदर वाली, दूसरी वाली कौन सी थी, कैप्सुलरिस थी, कि तीसरी वाली कौन सी थी हमारी, कौन सी वाली थी कि भैया ये तो हमारी कौन सी थी, बेसिलस थी, और ये हमारी कैप्सुलरिस थी, और ये हमारी कौन सी थी, पेरिटोलिस थी। आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है कि जो ये जो यहाँ पे इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, दिखाई दे रहा है आपको सभी को कि भैया मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ये कौन सी थी, बेसिलस थी, ठीक है, ये बेसिलस लेयर थी, और ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी, ये जो इसके अंदर जो लेयर पाई जा रही थी ये कौन सी लेयर थी हमारी, देखो ध्यान से देखेंगे, ये हमारी ली थी डेसिडुआ बेसिलस, मैंने बता दिया। और इसके ऊपर जो थी कौन सी थी बच्चों, जो कैप्सूल बनाती थी उसको कहते थे, जिसके ऊपर कैप्सूल बना रही थी उसको कहते थे हम कैप्सुलरिस, कहते थे या नहीं कहते थे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये समझना है कि जो हमारा बिलाई लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे, और जो हमारी स्मूथ स्मूथ जो लेयर्स बन रही है हमारी उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको जो स्मूथ लेयर बना रही है इसको कहते हैं हम क्रॉनियो कॉरियन लेवी, कॉरियन लेवी। आई बात समझ में, इसको कहा हमने कॉरियन लेवी। और जो हमारी ये लेयर जो बना रही है इसको कहा हमने कॉरियोनिक फ्रंडोसम, इसको कहा हमने बच्चों कॉरियन फ्रंडोसम। आई या नहीं आई बात समझ में, इसको हमने क्या कहा, कॉरियन फ्रंडोसम कहा, और इसको हमने क्या कहा, कॉरियन लेवी कहा। आई ये बात समझ में, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई बात नहीं करी गई है। यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको बताया गया है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है ये कौन सा था हमारा, ब्लास्टोसिस्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। जो ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट होता है हमारी किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के ऊपर, तो दो चीजें बनती हैं, एक तो बनती है बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि क्या काम करती है, कॉरियन फ्रंडोसम बनाती है, और एक स्मूथ लेयर बनती है उसको कहते हैं कॉरियन लेवी कहते हैं। आगे आपको बात समझ में, ये हमारी लेयर्स की, ये वाला जो हिस्सा होता है कॉर्नियम फंडोसम वाला, ये अंदर अंदर वाली लेयर की तरफ होता है, जैसे कि मतलब इम्प्लांट वाली लेयर की तरफ होता है, जैसे की तरफ ये इम्प्लांट की तरफ धसेगा ना, ये इम्प्लांट की तरफ धसेगा उसको कहते हैं कॉरियन फ्रंडोसम, धसेगा ही नहीं धसेगा। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है, या फिर यूट्रस की तरफ अंदर की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो स्मूथ लेयर्स का बना होता है, इसलिए हमने क्या कहा उसको, कॉरियन लेवी कहा। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर ये जो कॉरियोलेबी होती है ये कौन सी साइट होती है कि भैया ये मैटरनल साइट होती है, कि ये कौन सी होती है कि भैया मैटरनल साइड होती है, मदर की साइड होती है। और ये कौन सी साइड होती है कि सर ये होती है फीटल साइड और प्लेसेंटा, आगे जाके प्लेसेंटा के अंदर तब्दील होती है, लेकिन ये कौन सी साइड होती है बच्चों, फीटल की साइड होती है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को आपको समझना है। आगे बात समझ में, चलिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि दोनों चीजों को कैसे कैसे देखेंगे सर यहाँ पे, तो दोनों चीजों को कैसे कैसे देखते हैं बताएंगे, देखेंगे। सबसे पहली मैंने आपसे बात करी कि सर कोरियन कॉरियन फ्रंडोसम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर कॉरियन फ्रंडोसम होता है, और एक कौन होता है, कॉरियन लेबी होता है। होता है नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया है कि सर जो कॉरियन फ्रंडोसम था वो क्या था कि सर ये तो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, बिलाई लाइक
स्ट्रक्चर थी, बिल्कुल थी सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि सर ये फीटल साइड होती है, कि सर बिल्कुल फीटल साइड होती है। अब जो फीटल साइड होती है वो कौन सी होती है बच्चों? प्लेसेंटा की जो फीटल साइड होती है उसको कहते हैं एमनियन। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एमनियन। ये क्या बनाएगा? फीटल साइड का एमनियन वाला पार्ट बनाएगा। जो एमनियन वाला पार्ट होगा वो कौन सा साइड होता है? इनर साइड होता है। वो कैसा होता है बच्चों? इनर साइड होता है। आपने देखा कि कोरियन फंडोसम भी कैसा था? इनर वाला पार्ट था। ये हमारा जो पार्ट था ये कौन सा था बच्चों? ये भी इनर वाला पार्ट था या नहीं था? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इनर लाइक स्ट्रक्चर आपने देखने को मिल गई, अब मैं बात करता हूं कि सर कोरियन लेबी जो था, कोरियन जो लेबी था उसका नाम क्या था? कि सर ये तो स्मूथ लेयर थी। कौन सी थी? आउटर लेयर हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्मूथ लेयर हम बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये मैटरनल साइट होती है, मैटरनल साइट होती है। और जो मैटरनल साइट होती है, दो लेयर्स होती है प्लेसेंटा के अंदर, एमनियन एंड कोरियन। तो जो कोरियन लेयर बनाएगा वो कौन बनाएगा? तो फॉर्म कोरियन। जो कोरियन लेयर बनाएगा वो कौन बनाएगा? कोरियन लेबी बनाएगी। कोरियन लेबी कौन होती है? कोरियन लेबी स्मूथ लेयर होती है। किसकी? किसकी होती है? ब्लास्टोसिस्ट की। आगे बात सुन में, जो चीजें इम्प्लांट होती हैं उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। की इम्प्लांटेशन किसका होता है भैया? तो ब्लास्टोसिस्ट का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में कि आपने कौन सी लेयर देखी कि सर ये तो मैटरनल साइड बनाएगी, और कौन सी साइड बनाएगी? कौन सी बनाएगी? ये कौन सी होगी? कोरियन होगी। और क्या होती है? ये आउटर साइड आपको देखने को मिल जाती है। मिलती है नहीं मिलती? बहुत बढ़िया। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अब मैं आपसे बात करता हूँ इनर सेल की। देखो हमने यहाँ तक प्लेसेंटा बना दिया, हमने दो लेयर्स बना दी उसकी, कोरियन कोरियन एमनियन बना दिया, एमनियन कोरियन दोनों बना दिया हमने। प्लेसेंटा की बात यहाँ पे खत्म कर दी। हमारा प्लेसेंटा बनके तैयार हो जाएगा। आगे की साइड जब हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में बातें करेंगे। आगे की बात तो यहाँ तक समझ में। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। हमने बात करी कि सर ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, आउटर सेल मास होता है, इनर सेल मास होता है। हमने सिर्फ किसकी बात करी है बच्चों? आउटर सेल मास की बात करी है। कि आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो दो चीजों में मिलकर बना होता है। ये क्या बनाता है? आउटर वाले को सिनसाइडर ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसको हार्मोनल फैक्ट्री के नाम से जाना गया है। इसको आप मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बेटा। जो इंपॉर्टेंट जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। आगे बात समझ में। सबसे पहली मैंने आपको बात बताई यहाँ पे कि हार्मोनल जो फैक्ट्री होती है वो कौन सी होती है? प्लेसेंटा को बताया है। लैंगरहैंस सेल्स किसे कहते हैं? तो आपको बता देना है कि सर साइटोट्रोफोब्लास्ट को लैंगरहैंस सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात हमने क्या बात करी यहाँ पे, कि हमने जो बताया आपको, जो एंडोमेट्रियम होती है प्रेगनेंसी के अंदर उसको डेसिडुआ कहा जाता है। डेसिडुआ की बात करते हैं हम। डेसिडुआ की तीन लेयर्स होती हैं। तीन कौन कौन सी थी बच्चों? हमने बताई आपको। पहला बताया डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है, जो कैप्सूल बनाती है किसके ऊपर? ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके। और दूसरी होती है स्मूथ दूसरी होती है बेसिलस। बेसिलस होती है, डेसिडुआ बेसिलस होती है, जो कि बेसल लेयर होती है। उस बेसल लेयर तक ही क्या होता है? उस इम्प्लांट देखने को मिलता है। अगर उससे ज्यादा जाता है तो कौन कौन सी कंडीशंस बनती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और इसको कौन डिसाइड करता है? नीटा बच लेयर डिसाइड करती है कि कहाँ तक इम्प्लांटेशन जाना है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो डेसिडुआ पेरिटोलिस जो होती है वो जो हमारी बाहरी लेयर होती है उसको कहते हैं। आगे अब आपको बात समझ में। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उसके बारे में आपने देखा। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ इनर सेल मास के अंदर की हेडिंग डालेंगे, इनर सेल मास। कि इनर सेल मास कैसे कैसे फीटस का निर्माण करता है। कि इनर सेल मास कैसे कैसे फीटस का निर्माण करता है उसके बारे में हम देखते हैं। इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास के अंदर कौन सी सेल पाई जाती हैं? प्लियो प्यूडेपोटेंटल प्लियोपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है बच्चों? प्लियोपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि प्लियोपोटेंट सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो इनर सेल मास के अंदर पाई जाती हैं। आगे बात समझ में। बहुत बढ़िया। और इनर सेल मास किसका भैया? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाई जाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं? प्लियोपोटेंट सेल कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लियोपोटेंट सेल होती है, लेकिन यहाँ पे डे 8 ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
जितनी भी हम डे की बात करेंगे, फर्टिलाइज़ेशन के बाद की बात करेंगे, मैं बार-बार आपको इतना लंबा-चौड़ा नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ़ डे 8, डे 9, डे 12 ऐसे बताऊँगा, ठीक है? तो आपको समझ जाना है कि आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं सर, ठीक है? प्लियोपोटेंट सेल होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स की बात क्या आता है कि जो स्टेम सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, 2 चीज़ों के अंदर बँटती हैं। 2 चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं बच्चों? एक होती है एंडोडर्म और एक होती है एक्टोडर्म। एक कौन-सी होती है? एक्टोडर्म होती है और एक होती है एंडोडर्म। आई बात समझ में कि अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म और बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको कहते हैं बाइलेमिनार डिस्क, क्या कहते हैं बच्चों? बाई लेमिनार डिस्क। डे 8 पे जब फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के डे 8 के बाद जैसे ही हमारा इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन बिगिंस होता है 6 डेज पे। मैंने आपको कल बताया था कि स्टार्ट होना हो जाता है 6 दिन पे। जब 6 दिन पे स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कब होता है कि सर 11 दिन पे या 12 दिन पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बीच की जो बातें चल रही हैं इनर सेल के अंदर, वो कौन कौन सी चीजें हैं देखेंगे आप। प्लियोपोटेंट सेल होती है, उसका क्या होता है, उसके अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, ठीक है? अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन बनाता हूँ, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सर ये हमारा डायग्राम है और इसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं, कौन-कौन सी हैं? कि ये तो हमारा क्या हो गया सर, आउटर पार्ट हो गया किसका? तो ये तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट का आउटर पार्ट हो गया। कि हमने क्या बनाया है बच्चों कि ये तो हमारा क्या है, आउटर वाला पार्ट क्या कहते हैं कि सर ट्रोफोब्लास्ट कहा है। ट्रोफोब्लास्ट कह दिया है। आउटर वाला पार्ट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था जब ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ये हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। अंदर वाला पार्ट इनर सेल मास होता है, बाहर वाला पार्ट होता है ट्रोफोब्लास्ट या आउटर सेल मास हम बोल सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये तो कौन सा है, आउटर सेल मास। आई बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इनर सेल मास की, जो हमारा रेड से मैंने रेड से जो बनाया है वो कौन सा है, इनर सेल मास है। अब इनर सेल मास के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। अब जो एक्टोडर्म ऊपर वाली जो लेयर है बच्चों, वो कौन सी है? ये तो है एक्टोडर्म। कि सर कौन सी लेयर है? कि सर ये है एक्टोडर्म और नीचे वाली जो लेयर है वो एंडोडर्म है। अब मैं आपसे बात करूं कि सर एंडोडर्म जो होती है वो कब बनती है, तो एंडोडर्म की आप बात लिख सकते हो कि एक तो होती है एक्टोडर्म, फॉर्म कब होता है कि सर डे 7 ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म कब बनती है कि वही फॉर्म होती है कि सर डे 8 पे एंडोडर्म बन जाती है। दोनों की बातें सबको समझ में आ गई। मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं कि डे 8 पे कौन सी बनती है कि सर एंडोडर्म बनती है और डे 7 पे कौन सी बनती है कि सर एक्टोडर्म बनती है। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ इतना समझना है कि 2 सेल्स होती हैं, 2 सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं कि सर डे आफ्टर डे 12 ऐसे लिखेंगे, डे 12 आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू कैविटीज आर फॉर्म। कैविटी का मतलब समझते हो? 2 कैविटीज उसके अंदर बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के कि सर भैया हमने क्या बनाया, हमने एक ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बनाया। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हमने बनाया आउटर सेल मास। आउटर सेल मास क्या होता है भैया कि जो मैं आपको बना रहा हूँ वो कौन सा है, ये हमारा आउटर सेल मास है। कि सर और आपने क्या बनाया कि सर इसके अंदर मैंने एक्टोडर्म बना दी और सर एक एंडोडर्म बना दी। बनाई नहीं बनाई, हम बार बार इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे। आपको समझ जाना है कि रेड से जो बनाई है मैंने वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनाई है और जो बाहर मैंने वाइट से बनाई है वो हमारा आउटर सेल मास है। अब इसके अंदर 2 कैविटी होती हैं, किसके बाद, डे आफ्टेल के बाद। जब 12वां दिन लग जाता है या फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन हो जाते हैं तो 2 कैविटीज इसके अंदर बन जाती है। अब 2 कैविटीज कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तो पहली वाली कैविटी होती है उसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी उसको कहा जाता है। नीचे वाली जो होती है उसको कहते हैं यॉर्क सैक।
हम दोनों का काम क्या होता है हम आगे बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में आई कि 12वें दिन के बाद दो कैविटीज बनी। दो कैविटीज कौन कौन सी थी कि भैया एक तो एक कैविटी थी हमारी एमनियोटिक कैविटी, दूसरी थी हमारी यॉर्क सैक। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे कि जब हमारा ये बना तो डे 14, थर्ड जर्म लेयर अपीयर या फॉर्म। और थर्ड जर्म लेयर कौन सी थी बच्चों? मीजोडर्म है। कौन सी होती है? मीजोडर्म। देखते हैं, मैंने यहाँ पे सर आपने बनाया कि सर एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किया। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपने क्या बना दिया सर? इसका बना दिया आपने आउटर सेल मास को तब्दील कर दिया कि आपने बना दिया आउटर सेल मास। अब इसके अंदर मैंने एक तो बनाई जर्म लेयर और एक बनाई एक्टोडर्म और एक बनाई एंडोडर्म और तीसरी लेयर हमने बात करी यहाँ पे, तो तीसरी लेयर आपको कौन सी दिखाई दी कि सर मीजोडर्म यहाँ पे आ गई। और ये वाली कौन सी थी? एक्टोडर्म थी। और ये कौन सी थी बच्चों? एंडोडर्म थी या नहीं थी? तो डे 14 के बाद हमारी मीजोडर्म लेयर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीजोडर्म लेयर जो फॉर्म होती है, क्यों मीजोडर्म जो जर्म लेयर होती है वो फॉर्म होती है कब होती है बच्चों? तो डे 14 पे फॉर्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीजोडर्म जो लेयर होती है डे 14 पे क्या हो जाती है? फॉर्म होने लगती है। आगे बात में, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो होती है, ये जो लेयर होती है वो किससे कनेक्टेड होती हैं? ये हमारा पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उससे कनेक्टेड होती हैं। कि भैया अगर मैं इसकी बात यहाँ पे करूँ, आपको इसको क्या कहते हैं कि भैया इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। क्या कहते हैं बच्चों? कनेक्टिंग स्टॉक कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, मैंने एरो आपको दिया है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है लिखेंगे इसके अंदर कि सर इसका मतलब क्या है कि कनेक्टिंग स्टॉक का मतलब होता है कि पोस्टीरियरली कनेक्टेड, पोस्टीरियरली कनेक्टेड होता है मतलब पीछे की साइड से कनेक्टेड होते हैं ये चीजें। तो पोस्टीरियरली कनेक्टेड द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विद ट्रोफोब्लास्ट, विद ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, आईवासिस में कि कनेक्टिंग स्टॉक किसे कहते हैं बच्चों? की पोस्टीरियरली मतलब कि पीछे की साइड से कनेक्टेड होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ट्रोफोब्लास्ट के साथ। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है हमारा, ट्रोफोब्लास्ट जो है हमने यहाँ पे बनाया आपको, ट्रोफोब्लास्ट होता है ये तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है। अब पीछे की साइड से कन्वर्ट हो जाना, पीछे की साइड से क्या हो जाना? कनेक्टेड हो जाना, उसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। आगे बस में भूलेंगे तो नहीं, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। बात करेंगे यॉर्क सैक की। यॉर्कशैक क्या काम करता है? ठीक है, तो यॉर्कशैक जो होता है बच्चों, ये क्या होता है कि फर्स्ट साइट होती है, फर्स्ट साइट ऑफ फीटल हिमेटोपाइसिस। हिमेटोपाइसिस की पहली साइट कौन सी होती है सर? हिमेटोपाइसिस की तो पहली साइट होती है यॉर्कशैक। हिमेटोपाइसिस का मतलब क्या है बच्चों? हिमेटोपाइसिस का मतलब होता है कि सर फॉर्मेशन ऑफ, कि सर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, की आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपाइसिस कहलाता है। और हेमेटोपाइसिस की पहली जो साइट होती है वो कौन सी होती है? यॉर्कशैक होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट साइट कौन सी होती है बच्चों, तो आपको बता देना है कि सर यॉर्कशैक होती है। और यॉर्कशैक का मतलब क्या है कि यॉर्कशैक कब बनने को देखने को मिलती है आपको? टू कैविटीज आर फॉर्म कितने दिन पे होती है? डे 12 पे दो कैविटीज बनने लगती हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब और कुछ पॉइंट लिखेंगे यॉर्कशैक के बारे में कि यॉर्कशैक ग्रेजुअली डिसअपियर, ये भैया डिसअपियर होने लगती है कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, या धीरे धीरे क्या होती है? डिसअपियर देखने को मिलती है, डिसअपियर। एंड द होल कैविटी आर filled with the amniotic फ्लूइड।
कि भैया उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में देखने को मिलता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर भर जाता है। जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे आपको एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, द एंटायर फीटस, एंटायर फीटस इज फॉर्म द थ्री जर्म लेयर्स, कि जो पूरा फीटस होता है वो 3 जर्म लेयर्स की मिलके बना होता है। कितने लम जर्म लेयर से मिलके बना होता है बच्चों? 3 जर्म लेयर्स के मिलके बना होता है। क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक की? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं कि एम्ब्रियो लुक्स लाइक ह्यूमन बीइंग, कि बच्चों जो एम्ब्रियो, जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है हमारा, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह कब देखने को मिलता है, कौन से वीक पे देखने को मिलता है? तो आपका आंसर जाना चाहिए कि सर 8 वीक पे हमारा जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की तरह देखने को मिल जाता है। आगे आपको बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलेंगे। अब मैं आपको कुछ जर्म लेयर्स के बारे में बताता हूँ कि जर्म लेयर्स जो होती है, जैसे एक्टोडर्म की बात करते हैं, जो एक्टोडर्म क्या क्या चीजें, क्या क्या बॉडी के पोर्शंस बनाती है, मेसोडर्म क्या क्या बॉडी के पोर्शंस बनाती है, एंडोडर्म क्या क्या बॉडी के पोर्शंस बनाती है, उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जर्म लेयर्स। ठीक है, अब जर्म लेयर्स के बारे में देखते हैं। आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम इन सारी चीजों को लिखेंगे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एक होती है एंडोडर्म, ऐसे लिखेंगे, व्हाइट से लिखेंगे इसको। ठीक है, वन बाई वन तीनों को एक बार लिख लेते हैं, कैसे कैसे कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि लाइनिंग्स की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? हम कुछ लाइनिंग्स की बात कर लेते हैं कि लाइनिंग्स को कैसे कैसे देखा जाता है। हेडिंग डालेंगे लाइनिंग्स, की लाइनिंग्स कौन कौन बनाता है, किस चीज की लाइनिंग्स कौन बनाता है। जैसे कि नेजल की बात करते हैं, नेजल लाइनिंग्स होती हैं, इसोफेजियल लाइनिंग्स होती हैं। बहुत सारी लाइनिंग्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे एक्टोडर्म के अंदर, कि एक्टोडर्म की जो लाइनिंग्स होती है वो कौन कौन बनाता है। एक्टोडर्म क्या क्या लाइनिंग्स बनाती है? तो ऑरल, ऑरल म्यूकोजल लाइनिंग। ठीक है, ऑरल म्यूकोजल लाइनिंग कौन बनाता है? हमारा एक्टोडर्म बनाता है। ऑरल हो गया नेजल, नेजल म्यूकोजल लाइनिंग, नेजल एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है, ध्यान रखना। नेजल एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है। और एनल, एनल लाइनिंग्स बनाता है। एक तो हमारा हो गया कि ओरल म्यूकोजल लाइनिंग बनाता है, एनल बनाता है, और क्या बनाता है? नेजल बनाता है। ठीक है, अब मैं मीजोडर्म की बात करूंगा कि मीजोडर्म कौन कौन सी लाइनिंग बनाता है। एक तो होती है कैविटीज, कैविटीज की लाइनिंग कौन बनाता है? जितनी भी कैविटीज पाई जाती हैं उनकी लाइनिंग कौन बनाता है? मीजोडर्म बनाता है। नंबर दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ कि सर पेरिटोनियल, पेरिटोनियल लाइन बनाता है, पेरिकार्डियल बनाता है, पेरिकार्डियल लाइनिंग बनाता है, और प्लूरल, प्लूरल लाइनिंग बनाता है। कौन बनाता है? आगे बात समझ में? प्लूरल लाइनिंग। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एंडोडर्म की लाइनिंग कौन कौन बनाता है, कि एंडोडर्म में ऐसी कौन सी लाइनिंग्स बनाता है, देखेंगे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि जितनी भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी विसरास होती हैं, विसरास लेयर जो होती हैं, विसरल जो लाइनिंग होती हैं, उनको कौन बनाता है? उनको कौन बनाता है बच्चों? उनको बनाने का कौन काम करता है?
कि उनको बनाने का एंडोडर्म का काम होता है कि सर एंडोडर्म की लाइनिंग्स कौन बनाता है। तो जो हमारी विसरल लेयर्स होती हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं अंदर वाली, उनको कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाने का काम करता है। अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि सर जैसे कि ब्लैडर की बात कर लेते हैं, यूरिथ्रा की बात कर लेते हैं कि यूरिथ्रा की लाइनिंग्स कौन बनाता है, और मैं बात करूँ कि जीआईटी की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि जितनी भी लाइनिंग्स होती हैं अंदर की, उनको कौन बनाता है बच्चों, एंडोडर्म बनाता है। जितनी भी बाहर की लाइनिंग्स होती हैं उनको कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। जितनी भी अंदर की लाइनिंग्स होती हैं उनको कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है। कैविटीज के अंदर की लाइनिंग होती है ना, कैविटीज की, जैसे कैविटीज है, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला। जैसे सपोज दैट कि ये स्टमक है, सपोज दैट कि ये क्या है, स्टमक है, कि भैया ये एक सेकेंड, कि सर ये क्या बनाया आपने, स्टमक बना दिया, ठीक है। स्टमक देखो समझना, ऐसा नहीं होता स्टमक, जनरली जनरली जो स्टमक होता है वो ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया जा रहा है कि भैया ये स्टमक है। अब स्टमक की जो बाहर वाली लेयर्स है, ये इसको कौन बनाएगा, ये है तो अंदर का पार्ट है, लेकिन इसकी बात जो करते हैं, ये बाहर वाली जो लेयर बना रहा है वो कौन बना रहा है भैया, मेसोडर्म बना रहा है। आगे बात समझ में। और जो अंदर वाली जो लेयर है, इसकी अंदर वाली जो लेयर है, उसको कौन बनाएगा, कि उसको बनाएगा सर एंडोडर्म बनाएगा। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर वाली जो ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, उनको कौन बनाता है, उनको बनाता है एंडोडर्म। और जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं, उसको कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है। आगे बात समझ में। ये आपको एक कॉमन सेंस आपको देखना पड़ेगा, इस कॉमन सेंस के जरिए आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करता हूँ कि ऑर्गन्स को कौन-कौन बनाता है। ऑर्गन्स, ठीक है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कौन बनाता है, हमारा एंडो एक्टोडर्म बनाता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको भी यही बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन मिलके बनाता है, कि भैया यही बनाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेडुला को भी यही बनाता है। अगली बात समझ में। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेसोडर्म को कौन बनाता है, मेसोडर्म क्या क्या चीजें बनाती हैं, जो हमारे मिडिल में पाए जाते हैं, जो मिडिल में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको कौन बनाने का काम करता है, मेसोडर्म बनाने की काम करती है। देखेंगे सबसे पहली मैं बात करता हूं कि सर कोरोना, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात सकते हैं कि एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्ट की हम बात कर सकते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, किडनी, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और और होता है बोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सारी चीजों को मिलके कौन बनाता है भैया, ये कौन बनाता है, कि भैया ये बनाता है मेसोडर्म की। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, हेल्ट होता है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स होती हैं, किडनी होती हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब होता है कि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड्स को सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन बनाता है, कि भैया ये बनाता है। अब जो एंडोडर्म की बात करते हैं कि जो ऑल जीआईटी ऑर्गन्स होते हैं, कि भैया जितने भी जीआईटी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन बनाता है भैया, हमारा हमारा कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, बहुत बढ़िया। और कुछ हम बात कर लेते हैं, हमारी हमारी अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। अपेंडेजेस, कि भैया अपेंडेजेस के अंदर बात करते हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, किसके अंदर बात करेंगे, एक्टोडर्म के अंदर करेंगे। कि एक्टोडर्म के अंदर जितने भी हेयर्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को भी कौन बनाता है, हमारा एक्टोडर्म लेयर मिलके बनाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एंडोडर्म सॉरी मेसोडर्म जो होती है वो हमारे बोन को एंड कार्टिलेजेस को बनाती है, एंड मसल को मिलके बनाती है। आगे बात समझ में। और जो एंडोडर्म होती है वो क्या बनाती है, वो हमारी ऐसा कुछ भी नहीं है जो बनाती है। आगे बात समझ में। अपेंडिसेस के बारे में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो आगे बात समझ में यहाँ तक की। तो यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों,
अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा। अगर यहाँ तक की क्लास आपको सबको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके, और सपोर्टिव नंबर्स दे रखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से भी कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें हमेशा। थैंक यू सो मच।